एक सब कुछ सबसे मिल करके जो है वो पूरे एक राज्य के लिए, एक राष्ट्र के लिए और एक विश्व के लिए जो है वो एक नई चीज उत्पन्न करती है, पैदा करती है। जब तक हम इस प्रकार के छोटे-छोटे माइक्रो लेवल पर छोटे-छोटे अध्ययन शुरू न करें और जहाँ पर जीआईएस और जीपीएस का रिमोट सेंसिंग का उपयोग न करें, पहले एक-एक टोपोशीट को देखने में, उतारने में महीनों लग जाते थे, उसको फील्ड में वेरिफिकेशन करने में महीनों लग जाते थे। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे कलीग ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की जो जो रेस्ट्रिक्टेड मैप्स हैं वो देखे भी नहीं होंगे। अगर अगर उनको काम करने में कितनी असुविधा होती थी, लेकिन निश्चित है कि आज रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सैटेलाइट के जितने भी डेटा हमको मिल रहे हैं वो आपको पास 3 फीट 1 फीट तक की दूरी का जो है हमको विवरण उपलब्ध करा दे रही है और जिससे कि हम बहुत गहन अध्ययन, बहुत लोगों के सामने जो है उसको रख सकते हैं और निश्चित है जो हमारा अध्ययन होगा, अध्ययन के जो निष्कर्ष होंगे वो निष्कर्ष हमारे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए तो लाभप्रद होंगे होंगे, लेकिन हम लोगों के मस्तिष्क भी जो है, हम लोगों के जो मस्तिष्क में जितने भी एक प्रकार से पटल भी खुलता है, नई नई चीजें हमारे सामने वो समझ आती है जिससे कि हमें काम करना तो बस विद्यार्थियों के लिए के साथ साथ जो हमारे कलीग्स हैं उन सब के लिए जो है वो फायदेमंद होगा। हालांकि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कहा गया, मैं तो एक पार्टिसिपेट हूँ, मैं इसमें भागीदार हूँ भाई, मैं तो सीखने के लिए आप उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि समय आज मुझे मिला है तो निश्चित एक कुछ नई चीज मुझे भी सीखने को मिलेगी और जब बहुत कुछ ज्यादा प्रशासनिक चीजों में तो निश्चित है हम लोग को दिक्कतें होती हैं, इससे जानते हैं कि बहुत समय नहीं मिल पाता है और ये बड़ा एक प्रकार से कहिए कि प्रशासनिक दायित्व बड़े बोझिल दायित्व होते हैं जिसमें हम आपको नई चीज नई आंखों से करते हुए पुराने उस पर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम निश्चित है कि हम आप लोगों के साथ हैं। निश्चित है डीएम जोशी जी का और रामनगर पूरे भूगोल विभाग का मैं अनुराग को भी देख रहा हूँ और निश्चित है कि कहीं पर अनुजिया मैडम भी होंगी, वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ सभी लोग जो है कि वो इसी प्रकार से मैं अपने हाथों नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और आप निश्चित है भूगोल में एक नए आयाम नए उसको जो है वो स्थापित करेंगे, जिससे कि और मैं तो से ये भी उम्मीद रखूंगा कि आपको एक उत्तराखंड ज्योग्राफिकल एसोसिएशन का गठन करना चाहिए, जिसमें पूरी स्टडी में सारे लोग उसमें जुड़ेंगे और आपके साथ अगर आप उसके माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रकाशन है, दूसरा तीसरा है, अध्ययन है, ग्रुप है, उसको बना करके जो है कि आप काम कर सकते हैं। आप जैसे लोगों की निश्चित है कि भूगोल में आवश्यकता भी है और आप उसको कर सकते हैं, बखूबी उसको उस तक पहुँचा सकते हैं, उपलब्धि उसको पूरी जो है आप में क्षमताएं हैं, आप लोगों में वो जुनून है, जिस जुनून की आवश्यकता होती है। तो मैं बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि कई लोग व्याख्यान ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जितना भी मैं इसमें अटेंड कर सकूँ, मैं भी सीखने का प्रयास करूँ। मुझे समय दिया, इसके लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पांडे जी का और डीएम का, बाकी सभी लोगों का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ बैठ करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ऊर्जावान उद्बोधन हमें प्रेरणा दे गया। आपके आशीर्वचन स्वरूप हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है सर। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम के आज शोभा बढ़ाई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें बहुत सारे विचार आपसे सुनने को मिले और हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा आपके आशीर्वाद से। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर खैराज अहमद सर खैराज सर को मैं आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी प्रतिभागियों को उनका परिचय प्रदान करना चाहता हूँ। डॉक्टर खैराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़, his specialization in population geography, elderly, social security, environment. He done his MA geography, MPhil, PhD from JNU, New Delhi. He got GRF NET CSIR, GRF NET UGC, RS Scout Guide, President and Governor Award. 5 years and more at Central University of Haryana he is working now, and
research guided more than 50 MSc Geography dissertations, full semester dissertations, and he delivered many different themes of government college, Airtel, UGC, HRDC, Jaipur गवर्नमेंट, वांगर कॉलेज, विभिन्न क्षेत्रों में आपका रिसर्च वर्क, आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आपने अपने शोध कार्य के द्वारा अपने ज्ञान से वहाँ के विद्यार्थियों, शोधार्थियों को प्रेरित किया है, संबोधित किया है। मैं रामनगर महाविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से इस आज व्याख्यानमाला की संयोजिका विभाग प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा कनौजिया, आयोजन सचिव के रूप में स्वयं डॉक्टर DN जोशी, मेरे सह आयोजन सचिव साथी वरिष्ठ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव सर तथा महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर MC पांडे सर के शुभकामनाओं और आशीर्वाद से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ सर, वैसे लेट हो रहा है, आपको भी अभी बहुत सारे कार्य हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर खैरात सर और सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि अपना माइक म्यूट रखेंगे। कोई भी प्रतिभागी स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि सर स्क्रीन शेयर करेंगे तो उनका और आप स्क्रीन शेयर करने लगेंगे तो वो स्लाइड डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट रखें और स्क्रीन शेयर ना करें। मैं डॉक्टर खैरात सर को आमंत्रित करता हूँ। डायनामिक्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पेस पर आपका व्याख्यान होगा। ओवर टू यू सर, डॉक्टर खैरात सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले सभी को मेरा सादर धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर MC पांडे सर, कन्वीनर अभिलाषा कनौजिया मैम, डॉक्टर DN जोशी सर, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पंत सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो आज इसमें इस व्याख्यानमाला में आए हैं। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आज मुझे काफ़ी लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और काफ़ी कुछ मुझे भी जो है सीखने का मौका मिलेगा। जो टॉपिक आज हमने लिया है इसके ऊपर जो है क्योंकि भूगोल एक जो है मूलभूत रूप से एक चीज से जुड़ा हुआ है, वो है स्पेस। और यहाँ पे जो है आपने देखा है कि इस विश्व के अंदर दो शाश्वत चीजें जो है हमें मिलती हैं। वो एक है आपका समय और दूसरा है आपका जो है वो एक टाइम और एक स्पेस। हम टाइम में जब भी चीजों को देखते हैं तो इसका मतलब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और जब हम स्पेस में देखते हैं तो हम उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को जो है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारा आधार, भूगोल का जब आधार ही वो स्पेस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आज स्पेस से ही सभी बच्चों के साथ साथियों के साथ जो है वो एक डिस्कशन किया जाए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है वो चेंज किया था और ये एक पर्सपेक्टिव जो डेवलप होना चाहिए स्पेस को लेकर, जो ज्योग्राफिकल स्पेस की जहाँ बात होती है या फिर डिफरेंट टाइप के स्पेस की जो बात होती है और हम ज्योग्राफिकल स्टडी को किस तरह से आगे बढ़ाएं, तो वो सब जो बातें आती हैं तब हमें स्पेस के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो स्पेस का जो कंसेप्ट है, मैं इसकी शुरुआत करता हूँ सबसे पहले आपके ऋग्वेद से। ऋग्वेद के अंदर एक नाट्य सूक्त है, ठीक है, यानी ऋग्वेद के अंदर ये 10वें मंडल की जो है 129वीं जो है वो सूक्त है। ये वर्णन वो करती है कि आखिर ये स्पेस आया कैसे, यानी इसकी एग्जिस्टेंस आई कैसे, शुरुआत कैसे हुई। यानी इसका मतलब ये है कि ये इस जो यूनिवर्स जिसकी हम कह सकते हैं कि वो शुरुआत कैसे हुई होगी, उसके बारे में वो जिक्र करती है। उसमें ये बताया गया है कि जब एक शुरुआत थी उससे पहले क्या था, यानी उससे पहले ना तो आपने मैंने जैसा कि आपने कुछ नाटक देखे होंगे, इसमें एक नाटक चाणक्य आता था पहले, हो सकता है अभी टेलीकास्ट भी हो रहा हो, तो चाणक्य के अंदर कहीं कहीं पे लास्ट में या कभी कभी शुरुआत में एक लाइन आती थी, न सत था न असत था, न सत था न असत था, न दिन था न रात था। तो वो है क्या, यानी वो इसका मतलब ये उसी समय की बात कर रहा है जब सबसे पहले, जब हमारा जो स्पेस और समय का जो क्रिएशन है वो हुआ भी नहीं था, उससे पहले की वो बात कर रहा है। यानी इसका मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं था, यानी हम यूँ कह सकते हैं, मगर फिर भी कुछ था। यानी ये
जैसे कि हम दिन और रात यानी दिन के अभाव में रात और रात के अभाव में दिन होता है, मगर सूर्य की फिर भी वहाँ पे एक प्रेजेंस है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सूर्य गायब है। इसका मतलब यानी वहाँ तत्व और ऐसा दिन था, न रात था, न समय था, न स्थान था, न मृत्यु थी, न अमृत था, मगर फिर भी वहाँ कुछ था। तो वो जो था उसी ने ही अपने आप में जो है इस सृष्टि का सृजन किया, और जब इस सृष्टि का सृजन किया उसी समय पे जो है उसी टाइम पे जो है अपने आप में एक स्पेस का ओरिजिन होता है। तो इसका जो ओरिजिन है ये इस बात का यानी अपने आप में एक बात को यानी क्लियर करता है कि इस सृष्टि के अंदर जब भी कोई चीजों की शुरुआत होती है तब उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण निकल के आती है, एक आपका समय और दूसरा आपका स्थान, या मैं ये कहूँगी उसको स्पेस, यानी टाइम और स्पेस दो चीजें निकल के आती है। और इसी स्पेस के अंदर ही जो है सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो आकाश की शुरुआत। ये सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, वो हुई आकाश की। आकाश का मतलब क्या होता है, आकाश का मतलब साउंड, यानी साउंड सिस्टम। यानी सबसे पहले वो जब वो निकलती है तो उसी से ही आपके जो है उस आकाश से आगे वायु की उत्पत्ति हुई, और वायु से अग्नि, और अग्नि से ही आपकी जो है ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी से ही की और अंत से ही मनुष्य की उत्पत्ति। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेस जिसके बारे में हम जो आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का ही पार्ट है जिसके अंदर ये पांचों महाभूत बनते हैं। वो जिसमें हम आकाश को लेते हैं, वायु को लेते हैं, हमारी पृथ्वी को लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो महाभूत है ये मिलके ही कहीं ना कहीं हमारे इस जो आज हम जिस स्पेस को देख पा रहे हैं, जिस स्पेस को हम समझ पा रहे हैं, वो हमारे सामने आता है, ठीक है। तो अब जो आपका जो आकाश है, जिसको ईश्वर के नाम से भी हमारे संस्कृत के अंदर और जो हमारे वेदों के अंदर है उसको समझाया गया है। तो इसमें जो है पहला जो साउंड जो आती है, साउंड के बाद जो है टच, यानी जिसके अंदर हम जो कहते हैं कि वायु, वायु के अंदर आपने देखा होगा कि साउंड भी चल सकती है और साथ में टच भी आप उसमें फील कर सकते हैं। इसका मतलब स्पर्श जो है वहां पे आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले शब्द आते हैं, शब्द के बाद स्पर्श आता है, और स्पर्श के बाद में जो है आपकी अग्नि आती है। वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई, और जब अग्नि की उत्पत्ति हुई तो उसमें तीन चीजें आ गई, साउंड भी आ गया, टच भी आ गया, और आपका जो है फॉर्म भी आ गया, मतलब कि अब एक रूप जो है वो आपके सामने आ गया। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो उसको हम अपने आप में रूप कहते हैं, ठीक है। और जब रूप से अगली प्रक्रिया हुई वो हुई हमारी उत्पत्ति हुई पानी की, ठीक है। यानी जब पानी की उत्पत्ति होती है तो उसमें आपका साउंड भी आपके उसमें सम्मिलित है, उसमें टच भी है, उसमें फॉर्म भी है, और उसमें अपटेस्ट, ठीक है। इसका मतलब रस आ गई। अब जब ये रस की भी उत्पत्ति हो गई तब जो उत्पत्ति हुई वो इस पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी, यानी पृथ्वी का मतलब हो गया कि जब आप साउंड को, आप टच को, आप फॉर्म को, आप टेस्ट को और आप स्मेल को जब अनुभव कर सकते हैं तब वो आपकी जो है इस पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। यानी जिसको हम गंध के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जब हमने गंध के नाम से इस चीज को जाना है तो इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो आकाश की शुरुआत हुई है, इस चीज की शुरुआत हुई। या हम यूँ कह सकते हैं कि आकाश का मतलब बहुत से लोग जो है एक एम्प्टीनेस से लेते हैं, मतलब खाली जगह से लेते हैं, या फिर स्पेस को जो है कभी कभी लोग जो है खाली जगह से लेते हैं, क्योंकि हम एक दैनिक रूप से जो हम हमारी काम करते हैं उसमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा एक टेबल हटा के यहाँ स्पेस हो जाए, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो एक हम साइकोलॉजिकल या हम डेली रूटीन में जिस शब्द का जिस ढंग से इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम एक खाली जगह का कुछ अनुभव करते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं। आपका स्पेस का मतलब कभी भी खाली जगह नहीं है। स्पेस का मतलब यह है कि वह स्थान जो और कुछ धारण कर सकता है, जो बहुत सारी चीजों को धारण कर सकता है, जो रख सकता है, वो ही स्पेस, ठीक है। खाली जगह का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है कि खाली जगह, खाली जगह हम एक सेंस में रहते हैं, बाकी इसका रियल सेंस ये है कि उसमें धारण करने की जो है वो कैपेसिटी होती है, तो वही जो है वो स्पेस है। अब जो धारण करने की जब कैपेसिटी जब किसी चीज में होती है तो उसके अंदर आपके अगर हम इसके स्केल को अगर हम देखें, या जैसे कि आपने महाभारत देखी होगी, श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपना जो है वो एक विस्तारित रूप जो है वो अर्जुन को दिखाने की कोशिश की थी और उसको समझाने की कोशिश की थी कि मेरा एक्सटेंशन क्या है, या मेरा विस्तार क्या है, या मैं कहाँ तक हूँ, या मैं क्या हूँ। ये जब उन्होंने दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने यानी सारे ब्रह्मांड की जो है वो रचना
रचना, उत्पत्ति और जो विलय या नाश जो है उन सभी चीजों को उसने एक साथ दिखाने की उसने कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उस स्पेस को एक लार्ज डायमेंशन में दिखाने की। वो जो स्पेस है उसका जो डायमेंशन है, जो स्केल है, वो बहुत बड़ा है। अच्छा, बात आती है कि जब वो उस स्पेस की बात करते हैं, उस डायमेंशन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे वैदिक साहित्य के अंदर एक चीज बड़ी एक्सप्लेन की गई है कि दो चीजें इटर्नल क्या है, वो एक टाइम है, वो एक स्पेस। इसका मतलब ये है कि न तो इनके आदि का पता है, न इनके अंत का पता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हम उस जगह पे भी जाके नहीं दे सकते कि ये आज यहाँ शुरुआत हुई होगी, और हम उस जगह को या उस पॉइंट को भी जाके नहीं दे सकते कि यहाँ अंत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इटरनल फॉर्म में रखा गया। जब ये दो चीजें हमारे इटरनल फॉर्म में जब आती हैं, तब इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो एक्सपेंशन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ जो है अनुभविक तौर पे हम इसको जो है वो हम नहीं देख सकते। इसका मतलब हमें कुछ चीजों को भौतिक रूप से यानी अंतर ज्ञान के द्वारा ही हम चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, इसका द्वंद में अभी थोड़ी देर बाद दूंगा कि जो ये द्वंद जो आया था, ये द्वंद एक्चुअली आप देखेंगे कि कांट साहब ने किस तरह से अपने इस स्पेस को रखने की कोशिश की, फिर हडसन साहब ने इसको कैसे लिया, और हडसन के बाद आपके जो इसको जो है किस तरह से रखने की कोशिश। तो ये जो एक अपने आप में जो एक श्रम जो आता है, इस श्रम की उत्पत्ति के बारे में जो विचार जो सबसे पहले रखे गए थे वो हमारे वैदिक साहित्य में है। हाँ, नो डाउट वो एक अलग बात है कि हमने उन चीजों को उस पर्सपेक्टिव में उस ढंग से सोचने और समझने की कोशिश नहीं की, वो एक अलग बात। मगर इसका जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन या इसका लिंकेज आपको उस साहित्य में मिलेगा। अब जो बात आती है कि चलो हमने ये मान लिया कि जो स्पेस है वो स्पेस एक इटर्नल फॉर्म में है, इटर्नल का एक्सटेंशन इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा इसका एक्सटेंशन है तो हम इसको जो है बौद्धिक रूप से ही कुछ समझ सकते हैं, अनुभविक रूप से हमारे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिविज्म जब इस जगह पे जो बात कर रहा था, वो बात कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक वालों ने कुछ इसको बदलने की कोशिश की या इसको अलग ढंग से समझाने की कोशिश की। क्योंकि कोई भी चीज होती है वो शाश्वत अपने आप में एक ही होती है, उसको देखने की नजरिए कई कई हो सकते हैं। तो यही नजरिए ही हमारी भौतिक ज्ञान के अंदर समय के अनुसार बदलते चले गए। अब बात आती है कि चलो ठीक है कि ये स्पेस आया, तो अब कुछ बातों में जो है एक मतलब कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि आखिर अभी चलो ठीक है ये स्पेस की तो बात कर रहे हो, तो फिर लोकेशन क्या है, फिर साइज क्या है, सिचुएशन क्या है, ये भी लोगों को जो है इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये आखिर ये है क्या। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या स्पेस ही लोकेशन है, क्या स्पेस सिचुएशन है, या स्पेस साइज है, क्या है, इनके अंदर आपस में डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ कुछ एक चीज जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज। तो यहाँ पे एक चीज जो है हमें थोड़ा सा हमें इन चीजों को भली भांति एक बार देख लेना होगा कि जो भी कोई अगर हम बात करें कि प्लेस की बात करते हैं, हम जब प्लेस की बात करते हैं तो गोल में हमारे प्लेस के बड़ा महत्व है। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में जो अभी तक का जो भौगोलिक ज्ञान है और जो कोविड के बाद का जो भौगोलिक ज्ञान होगा उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। मैं उस चीज का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि वो फर्क क्या हो, क्योंकि अभी तक जो हम लोग अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें ये था कि स्पेस से ज्यादा जो रियल हम जिसको फील कर सकते हैं वो समय है, और समय से भी ज्यादा जो हम रियल फील कर सकते हैं वो हमारा प्लेस। समझो किसी स्थान, यानी मैं कहूँ मैं मैं कहूँ मास्को, तो आप उसको ज्यादा रियलिस्टिक फॉर्म में आप समझ सकते हैं उसको, जो है आपके दिमाग के अंदर उसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप ग्रहण कर पाते हैं। मगर आपको मैं कहूँ स्पेस का इतना अच्छा ढंग से आप उसको कवर नहीं कर पाते, आपका दिमाग उसकी लिमिटेशन को नहीं देख पाता। मगर उससे ज्यादा समय, हाँ समय में आपसे रहता है कि हाँ सन 1947 में देश आजाद हुआ, या 1872 में ये हुआ था, या एक हजार शताब्दी पहले ये हुआ था, तो वहाँ समय में फिर भी आप थोड़ा कर पाते हैं, मगर लोकेशन में आप जो है वो बड़े अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि कोविड के बाद जो सिचुएशन आई है, जो कोविड की जो सिचुएशन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, डॉक्टर खैरात सर।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ये बीच में ये नेटवर्क कभी चला जाता है। अच्छा, अब आ रही है आवाज़? जी जी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो जो 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 क्रम है, इस क्रम में कहीं ना कहीं जो है आज की तारीख में जो है वो बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा। और अब रियल सेंस में आप इस स्पेस को भी कहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो क्रम बताया अब तक का, जो हम भौगोलिक अध्ययन में जो क्रम देख रहे हैं वो क्रम ये देख रहे हैं स्पेस, स्पेस से ज्यादा रियलिस्टिक टाइम और टाइम से भी ज्यादा रियलिस्टिक लोकेशन। ठीक है, हम लोकेशन की बात करते आए, मगर अब जब कोविड-19 ने जब हमारे सामने एक नया ही माहौल, नए ही पैराडाइम में कुछ चीजों को रखने की कोशिश की, या हमने उन चीजों को समझने की कोशिश की है, तो अब वो जो चीज है वो इस तरह से हो जाएगी कि लोकेशन, लोकेशन से ज्यादा रियलिस्टिक टाइम और टाइम से भी ज्यादा रियलिस्टिक स्पेस। वो कैसे? वो ऐसे जो आज की तारीख में जो आपने जो एक वर्ल्ड जो नया क्रिएट किया है, वो जो नया वर्ल्ड जो आपने क्रिएट किया है, वो नया वर्ल्ड अपने आप में ही एक वर्चुअल स्पेस जिसको हम कहते हैं उसमें है। अब क्या मैं आज मेरा जो है, मैं आज क्या हरियाणा से जो है इस बात को करूँ, या आप जो है एक उत्तराखंड से बात करें, तो उत्तराखंड में भी किसी भी लोकेशन पे आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है हम जो जिस वर्ल्ड में हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में ही उस लोकेशन से पार, उससे आगे है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब तक जब हम गेस्ट लेक्चर या जो व्याख्यानमाला या सेमिनार जो हम करवाते थे उसमें हम किसी एक लोकेशन पे जाते थे, सब मिलते थे और मिलने के बाद जो है हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। मगर आज की तारीख में हमारे पास इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमने इन चीजों को बदल दिया, या समय ने हमसे ये चीजें बदलवा दी। तो आज की तारीख में हम एक अलग हेलो फिराज, हियर यू। सर क्या आवाज़ कट आ रही है? सर की आवाज़ नहीं आ रही सर, शायद नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं है, भौगोलिक प्रभाव है। इस समय में हमारे बीच में होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य के विषय में सर के द्वारा हमें बताया जा रहा है। आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं। मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग नोट भी करते रहिएगा, अपना नोट बना सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, मिल रही हैं। कल भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसमें आप एनवायरनमेंट पर व्याख्यान सुनेंगे, कोविड-19 एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पर व्याख्यान होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंटर वेस्ट बंगाल से आपके साथ व्याख्यान हेतु मुख्य सर, मैं उस नेटवर्क में दूसरे से थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नेटवर्क की वजह से। कंटिन्यू। वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस क्लियर है सर? वॉइस क्लियर है। ठीक, ओके। क्या मैं विजिबल हूँ सर? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है सर। ओके सर, क्या ठीक है सर? यस सर। जी सर। तो जो जो बात जो हम कर रहे थे कि किस तरह से जो है आवाज़ कट आ रही है। आवाज दब क्या आ रही है? कट आ रही है आवाज़। यहाँ सही आ रही है, क्या आ रही है? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ सही आ रही है आवाज़। अगर ज़्यादा कट के आ रही है मैं वीडियो फिर ऑफ कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा कट के आ रही है। यस सर। सर आप कंटिन्यू करिए, उनके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी आवाज़ यहाँ क्लियर आ रही है। प्लीज इंटरप्ट ना करें कोई भी।
कोई भी इंटरप्ट ना करें प्लीज सर, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। अगर कहीं कहीं बात चांस हो सर मुझे बता देना, मैं वीडियो ऑफ कर लूँगा ताकि जो है आपके पास नेटवर्क पूरा मिलता रहे, क्योंकि मेरा वीडियो की वजह से कई बार बैंडविड्थ चली जाती है। हाँ तो ठीक है सर, अच्छा आ रहा है, अभी ठीक, हाँ ठीक है। कंटिन्यू। जी सर। तो जो जो बात जो मैं कह रहा था, तो उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं हम उस स्पेस को जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो स्पेस हमारा जो चेंज हुआ है, जहाँ हम वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में हमारा एक्सपेंशन बढ़ता चला गया। यानी जो एक इटर्नल रूप से जो एक एक्सटेंशन था, जो स्केल बहुत बड़ी थी, उस स्केल को हम यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो फलीभूत या फिर हम रियल ग्राउंड पे उसको जो है हम कहीं देख पाने की कोशिश में एक छोटा सा हमारा वो एक एफर्ट हो सकता है। कोविड-19 हमारे लिए एक जो है वो एक नई जो है पर्सपेक्टिव लेके आया है उस पे, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हमने जो बात की थी शुरुआत में कि जो शब्द हैं, 3-4 शब्द हैं, स्पेस है, लोकेशन है, हाइट है और सिचुएशन है, तो उनमें जो है आपस में डिफरेंस है क्या? मतलब कि हम आखिर ज्योग्राफिकल स्टडी में जो है किसका इस्तेमाल करें और क्यों इस्तेमाल करें? ठीक है। तो बात आती है कि जब हम लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन के अंदर जो है वो लोकेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक जो है वो प्लेस, ठीक है। लोकेशन का मतलब है पर्टिकुलर एक प्लेस, ठीक है। मतलब कि ये है कहीं ना कहीं वो जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं लोकेट, ठीक है। अब उसी को हम जो है हम प्लेस के रूप में या लोकेशन के रूप में, और जो प्लेस है वो अपने आप में उसको जो है वो लोकेशन को शो करता है, ठीक है। इसका मतलब जो लोकेशन है वो लोकेशन अपने आप में ही मतलब कि किसी चीज को लोकेट करने की कैपेसिटी, ठीक है। हम जो हमारा जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जो हम लोकेशन की बात करते हैं, तो हम ग्रिड की बात करते हैं, हम पर्टिकुलर जो है वो लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड की हम इसमें बात करते हैं। तो जब इस बात को जब एक्सप्लेन किया जाता है, तब अपने आप में ही जो है कई चीजें हमारी और भी निकल के आती हैं। वो निकल के आती है कि अब जब ठीक है आपने कहा कि किसी भी प्लेस को लोकेट करना, इसका मतलब प्लेस भी कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी रखता है। इसका मतलब प्लेस ये हुआ कि प्लेस वो है जो अपने आप में एक कोई क्वालिटी रखता होगा, कोई एक मीनिंग रखता होगा, वहाँ पे कोई एक्शन होता है, ठीक है। और उन सब का लिंकेज जब किसी एक जगह पे होता है, उसी को हम प्लेस के नाम से जो है वो जानने की कोशिश समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग विद्वान भी इसको अलग अलग लेते हैं। अब जैसे आप अगर वो देखेंगे मेसी साहब की अगर बात करेंगे, तो मेसी साहब कहेंगे कि प्लेस क्या है। प्लेस अपने आप में एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी एक नेटवर्क है जिसके द्वारा हम आपस में सोशली एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मेसी साहब ने इसको जो है इस प्लेस के अंदर ही इस चीज को जो है वो क्लियर करने की और समझाने की उन्होंने कोशिश की। इसी तरह से जो है जो तुआन साहब आए, तो तुआन साहब ने भी इस जो है क्योंकि इन सभी विद्वानों ने प्लेस और स्पेस के अंदर बीच में जो डिफरेंस करने की जो है वो एक कोशिश की। तो जब तुआन साहब आए, तो तुआन साहब ने कहा कि हमारे पास जब हम प्लेस की बात करते हैं, तो प्लेस अपने आप में वो जो है वो एक स्पेशल लोकेशन है। प्लेस क्या है? प्लेस क्या है? एक स्पेशल लोकेशन है। जब स्पेशल लोकेशन है तो उसकी कोई साइज भी होगी और उसका उसका जो है कोई स्टेप भी, ठीक है। ये बात जो है वो तुआन साहब ने उसके लिए जो है हमें समझाई। जब बात आई, यही बात जब एग्न्यू साहब के सामने आई, तो एग्न्यू साहब ने कहा कि जो लोकेशन है वो अपने आप में ही उसमें जो है वो तीन चीजें आपको जो है बड़ी क्लियर कट आती है, वो दिखती है। तो जो प्लेस होता है उसको इसके अंदर एक आपको लोकेशन दिखाई देगी, आपको जो है एक लोकल दिखाई दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज दिखती है या फिर वो सेंस ऑफ प्लेस जब उसमें जब क्रिएट होता है, तब वो जो है अपने आप में प्लेस के रूप में काम करता है। मगर है पार्ट किसका? ये स्पेस है, ये उसी का एक पार्ट, ठीक है। तो ये जब ये पार्ट जब उसका होता है, तो अब आपको जो है इसमें कुछ और चीजें भी आपको जो है वो देखनी और समझनी पड़ेगी। देखने समझने क्या पड़ेगी कि इसमें अलग अलग विद्वानों ने जो है वो अलग अलग ढंग से इसको साइट के रूप में भी जो है समझाने की कोशिश। साइट का मतलब ये है कि जब हम किसी भी प्लेस को यानी हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब कि लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, या फिर जो हमारे इस अर्थ के ऊपर जितने भी तरह की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी नजर आती है, चाहे वो किले के पास में है या फिर वो जो है उस पहाड़ के पीछे वाली साइड में है, नदी के साइड में है, तो वो सारी की सारी हमारी अपने आप में क्या है, हम उस साइड के हिसाब से जो है हम देखने की कोशिश करें।
ठीक है। और यही चीज को जब हम सिचुएशन दिखाएं कि भाई जैसे कि हम कहेंगे अच्छा जी आपका घर कहाँ है, कि जी घर मेरा जो है वो उस मंदिर से साइड में जाके वो जो एक पान वाली दुकान है, पान की दुकान के पास वाला है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, सराउंडिंग की बात, ठीक है, मतलब कि आपकी जो कोई भी एक जो लोकेशन को दिखाने के लिए आसपास सराउंडिंग की जो बात करते हैं, तो अपने आप की सिचुएशन आती है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन जो आती है, तो जब सिचुएशन है, साइट है और प्लेस, ये सब चीजें अपने आप में ही उसी इंटरनल स्पेस का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा हो। ठीक है, ये अपने आप में ना हो, उसी का कहीं ना कहीं एक हिस्सा होते हैं, मगर उसको कहीं उस अलग पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। अब बात आती है कि आखिर चलो ये तो ठीक है कि इन सब में ये जो है माइनर डिफरेंस है, मगर आखिर हम इस स्पेस को क्यों जो है हमारी इस ज्योग्राफिकल स्टडी में हमारे को क्या आवश्यकता है कि हम जो है इस ज्योग्राफिकल स्टडी के अंदर उस स्पेस को पढ़ने की कोशिश करें, हम तो और कुछ भी पढ़ सकते हैं। नहीं, हमें कुछ कारण है। कुछ कारण क्या है? क्योंकि जो स्पेस होता है उस स्पेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद हमें अपने आप ही लगेगा कि यस, नो डाउट, हम लोगों को भी जो ज्योग्राफिकल जब हम स्टडी करते हैं तब हमें इन सब चीजों को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो चीजें है क्या? वो चीजें ये है कि हम जब भी कोई ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं या जो हमारा स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर हम बहुत सी चीजों को एक नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वो नजरिया क्या क्या होता है? हम एक स्पेस में जब कोई भी चीजों को देखते हैं तो हम सबसे पहले चेंज को देखने की कोशिश करते हैं, उसमें बदलाव क्या, वो स्पेस की जो है वो एक्सटेंशन जो है उस स्पेस की, वो एक्सटेंशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, मतलब कि वो इस यूनिवर्स को लेके भी हो सकती है, और वो छोटे से एक जो है उसको एक छोटा सा प्लेस है, या फिर आप कह सकते हो कि आप खुद तक भी हो। ठीक है, तो हम तो उस चेंज को हम देखने की कोशिश करेंगे। चेंज के साथ में उसके साथ में ये है कि वो चेंज क्या हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं, यानी कितने कोऑर्डिनेट्स तक हम जा सकते हैं। अब जैसे इस ब्रह्मांड की जो हम बात करते हैं, तो ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिनमें हम आज तक उस तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो वो जो पहुंच नहीं पाए हैं वो क्या हम पहुंचे ही नहीं। फिर मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि कुछ चीजों को हम अनुभवी तौर पे हम मिलते हैं, और कुछ चीजों को हम हमारे अंदर के ज्ञान के द्वारा चीजों को सोचने और समझने और देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके द्वारा वो एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो वो स्पेस अपने आप में ही उस लार्जर एक्सटेंशन का पार्ट बन जाता है। फिर बात आती है कि हम जब भी कोई हम जब स्पेस में चीजों को देखते हैं तो हम आपसी रिलेशन को देखते हैं, और यही ज्योग्राफी में भी हम करते हैं। हम ज्योग्राफी के अंदर भी चीजों के आपसी रिलेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वस्तु या कौन सा जो है एक्टिविटी है वो दूसरी एक्टिविटी से किस तरह से संबंधित है, एक जो लोकेशन है वो दूसरी लोकेशन से किस तरह से जुड़ी हुई है, उसका इस पे क्या इफेक्ट है, उसका तीसरे पे क्या इफेक्ट है। हम इन चीजों को हम जो है हमारी ज्योग्राफी की स्टडी में हमेशा देखने की कोशिश करते हैं, और स्पेस का भी यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो भी जो है स्पेस की आपसी रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो काफी कुछ डिपेंड करता है। फिर बात आती है चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन। हम जब स्पेस में जब हम चीजों को देखते हैं तो हम अपने आप को, मैंने कहा था कि कोई एक लार्जर एक्सटेंशन है, और उस लार्जर एक्सटेंशन में बहुत सी चीजों को सम्मिलित रहता है। कई तरह की जो है आपकी आकाशीय पिंड जो है उसमें सम्मिलित है, जिसमें पृथ्वी भी एक है। पृथ्वी के ऊपर स्थित कई महाद्वीपों को हमने जो है डिमार्केट कर रखा है, हम आर्टिफिशियल डिमार्केट कर रखा है पृथ्वी ने, और हमने हमारी कुछ सुविधाओं के लिए अध्ययन के लिए जो है उसको कर रखा है। तो वो क्या है, वो अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूशन है, नदियाँ कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, मैदान कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ है, ये सब चीजें हमने जो है वो देखी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या स्पेसिफिक है, उस स्पेस में भी है, इस पृथ्वी पे भी है, हमने छोटी से छोटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है। इसलिए हमें उस स्पेस को जो है हमारी ज्योग्राफिकल स्टडीज में देखना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर एक बात आती है कि हमारे जो हम स्पेस की जो एक होती है वो डाइवर्सिटी, यानी जब स्पेस जब होता है तो उसमें कई तरह की डाइवर्सिटीज की आपको देखने को मिलती है, और यही डाइवर्सिटीज का जो हम अध्ययन जब करते हैं तो वही हमारा ज्योग्राफिक जो भौगोलिक ज्ञान होता है हमें उसकी प्राप्ति होती है। तो जब हमें पता है कि जब हम स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम देखते हैं तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हम हमारे भौगोलिक ज्ञान में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम भौगोलिक ज्ञान में इस्तेमाल करते हैं और जब इन्हीं सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस स्पेस को हमारे इस भूगोल को समझने के लिए, इस भूगोल को पढ़ने के लिए भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो हमें मतलब कि आपसी संबंध क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और उनके अंदर एक्सेसिबल कितना है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, ये सभी चीज़ों को हम जो है हमारे इस स्पेस के थ्रू जो है हमारे
भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने में हम जो है इन चीज़ों का जो है वो प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि चलो ठीक है, हमने इस स्पेस को हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेस की पर्टिकुलरली जो हमने देखी, उनको जो अब जब हम हमारे भौगोलिक ज्ञान इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें निकल के आती हैं और तो हम जो है अलग अलग स्वरूपों में जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले एक बात और देखनी थी कि क्या स्पेस को सिर्फ इतना ही समझाया गया है या स्पेस के और भी कई रूप। तो जो अगर हम देखें तो स्पेस के और भी कई रूप जो है वो लोगों ने इसको दिखाया। अब इसमें अगर मैं मैथमेटिक्स वालों की बात करूं, तो मैथमेटिक्स वालों के पास भी स्पेस, मगर उसमें उन्होंने जो उस स्पेस को जो देखने का नजरिया रखा है वो ज्योमेट्री के रूप में देखा। यानी मतलब कि एक्स वाई और जेड एक्सिस, यानी जितने भी एक्सिस है उस एक्सिस के साथ उनका क्या रिलेशन है, उस फॉर्म में उसको देखने की कोशिश किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स वाले जब स्पेस को देखते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, और वही अगर उसी चीज को अगर मैं केमिस्ट्री के लिए कहूँ तो केमिस्ट्री वाले उस स्पेस को कैसे देखने की कोशिश करते हैं, तो केमिस्ट्री वाले वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके आपसी इंटरेक्शन को जो है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो वो उनके लिए वो स्पेस, इसका मतलब ये हुआ कि क्या स्पेस अपने आप में सिर्फ एक ही है? स्पेस अपने आप में एक है, मगर उसमें जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को देखने का नजरिया हर सब्जेक्ट का अलग है। और उस सब्जेक्ट के नजरिए के अनुसार ही उस चीज का जो है अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से उसको महत्व दिए, उसका अलग अलग तरीके से समझाया भी। जब ये चीजें हमारे सामने आ जाती है कि भाई जो है वो मैथमेटिक्स वाले उसको अलग ढंग से ले रहे हैं, बाकी लोग उसको अलग ढंग से ले रहे हैं, तब हमारे सामने जो है एक विद्वान साहब हुए थे और उन्होंने जो है इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो कोशिश क्या की, उन्होंने मिस्टर जॉन चैन थे, उन्होंने उसको समझाया कि तीन टाइप का जो है इसमें आप जो है देख सकते हैं। वो है एक आर स्पेस के नाम से, एक पी स्पेस के नाम से और एक ओ स्पेस। आर स्पेस वो है जिसको उन्होंने ज्योग्राफिकल जो है स्पेस के रूप में जो है देखने और समझने की कोशिश की थी, और पी स्पेस को उन्होंने टाइम सीरीज के रूप में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ओ स्पेस को उन्होंने हियरार्किकल ऑर्डर में मतलब कि पदानुक्रम में जो है एक दूसरे को जो है वो समझने और समझाने की जो है वो उसकी कोशिश की। तो ये जब हम इन चीजों को देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे सामने उस भौगोलिक ज्ञान के लिए कुछ चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। वो क्या क्या निकल के आती हैं हमारी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीजें जो है हमारे इस भौगोलिक ज्ञान के लिए जरूरी हो जाती हैं। और इसके अंदर जब जो चीजें निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी डेंसिटी क्या है, हमारा कंसंट्रेशन क्या है, हमारा पैटर्न क्या है। जब हम इन्हीं चीजों को जो भौगोलिक रूप में जब हम देखते हैं तो भौगोलिक रूप में देखने के बाद हमारे सामने जो ये स्पेस की जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो निखर के आती हैं हमारे सामने जो आती हैं, उसके अंदर आपको एक डेंसिटी के रूप में आप चीजों को देखते हैं। ठीक है, दूसरा आप जो है कंसंट्रेशन के रूप में देखते हैं। मतलब कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि वो उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब कि मतलब कंसंट्रेशन आप एक जगह घिराव समझना है, एक्सटेंट क्या है, विस्तार क्या है, उसको हम विस्तार के रूप में जो है वो देखते हैं। जैसे कि हम किसी शहर की जो है वो विस्तार देखते हैं तो वो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो जगह है उसमें कितना स्पेस को ऑक्यूपाई। ठीक है, और फिर दूसरा आता है पैटर्न। पैटर्न के अंदर हम उसके जो है किस ढंग से उसकी शेप साइज जो है वो चीजें हम देखने की इसमें कोशिश करें। जब ये चीजें हमारे सामने निकल के आती है तब हमें इस स्पेस का वो भौगोलिक रूप जो है वो नजर आता है, वो सामने हमें आता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो मैंने बात कही थी, वहां पे बात कही थी कि अपने आप में एक द्वंद्व है। द्वंद्व क्या था? द्वंद्व क्या था कि एक्चुअली ये जो पहले से जो स्पेस को जो दिया गया था, तो पहले स्पेस अपने आप में ही एक फिजिकल एस्पेक्ट, यानी मतलब कि अगर हम बात करें एरिस्टोटल की या हम उससे पहले की न्यूटन की, या हम जो पुराने जो हमारा जो लिटरेचर है जो हमें जो मिलता है, वो चाहे अरब का हो, चाहे यूनानी का हो, चाहे ग्रीक का हो, चाहे वो किसी का भी हो, तो जो एंशिएंट जो टाइम में जितना भी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता था उसके अंदर उन्होंने फिजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा जो है एम्फसाइज किया, फिजिकल यानी फिजिकल एस्पेक्ट को ही ज्यादा एम्फसाइज किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने फिजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा एम्फसाइज किया और फिर जब हमने भौगोलिक रूप से चीजों को देखने की कोशिश की, तब हमारे सामने कुछ चीजें निकल, या फिर जो आप रियलिज्म पढ़ते हो इस भूगोल के,
तो वो कुछ चीजें उस तरह से हमारे सामने क्या क्या सामने आई हमारे सामने आई कि हमने जो है पहले एक तो चीजों को लेते थे या चीजों को समझने की कोशिश की। तो हमने सबसे पहले जो हम एक भौतिक ज्ञान में हम कुछ चीजों को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, या तो हम उसको रीजन के रूप में डिवाइड कर लेते हैं और या फिर हम सिस्टमेटिक फॉर्म में को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी या तो हम रीजनल ज्योग्राफी बना लेते हैं या फिर हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के रूप में उसको जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम रीजन के रूप में चीजों को देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पर्टिकुलर जो स्पेस है उस स्पेस में कुछ छोटे छोटे सेगमेंट क्या है, उन सेगमेंट्स को ही हम जो है यहाँ पे वो जो है अपने आप में रीजनल ज्योग्राफी के रूप में देखने की कोशिश करते हैं और फिर उनसे हम कोई एक जो है उन रीजन के अंदर हम जो भी कोई घटनाएं परिघटनाएं मिलती है उसके आधार से हम एक सिद्धांत को बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका हमारा ये। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि मैं उस पूरे स्पेस को अलग अलग रीजन में डिवाइड ही नहीं करूंगा, मैं पूरे रीजन को एक साथ देखूंगा और एक साथ देखूंगा, मगर उसमें मैं एक पॉइंट लूंगा। जैसे मेरे को वेजिटेशन देखनी है वेजिटेशन, मेरे को सोइल्स देखनी है तो सोइल्स, ठीक है, और मैं पूरे के पूरे उस जो है उसके एक साथ विंगम चीज को एक साथ लेऊं और उसमें वो जो क्या चीजें हैं वो किस तरह से वो चीजें मिल रही है मुझे, वो अपने आप में जब क्रिएट होके आता है तो सिस्टमेटिक जो है ज्योग्राफी के रूप में हम चीजों को हम हमारे सामने लेते हैं और फिर उसके आधार से हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम सिद्धांतों का निर्माण किस तरह से करते हैं कि भाई हमने जैसे मैं आपको जैसे हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रीजनल और सिस्टमेटिक ये क्या है। तो देखो रीजनल का मतलब ये होता है जैसे मैं अगर भारत का भूगोल आप जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं किसी न किसी टाइम पे बीए में ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आया होगा। तो जब हम भूगोल को भारतीय भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय भूगोल को पढ़ने के हमारे पास दो तरीके। एक तो मैं जो है जैसे कि डॉक्टर आनंद सिंह सर की जो किताब है अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें रीजन्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे जो है अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, जो है वो पंजाब प्लेन, हरियाणा प्लेन, ठीक है, राजस्थान प्लेन, दक्षिण प्लेट्यू, और फिर मैं आपको जो है कोस्टल बेल्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार से जो है वो रीजन डिवाइड करके पूरी इंडिया, तो मैं इंडिया को एक तो मैं इस ढंग से भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, और मैं हर रीजन की मिट्टी भी पढ़ूंगा, हर रीजन की मैं जो है वो भी पढ़ूंगा, हर रीजन का कल्चर भी पढ़ूंगा। तो मेरे पास एक तो इंडिया को पढ़ने का ये तरीका हो, दूसरा मेरे पास इंडिया को है कि मैं इंडिया पूरा होल सारे ही इंडिया की, जैसे कि आपकी अधिकतर किताबें जो आप पढ़ते हैं वो सिस्टमेटिक बुक पूरी करते हैं, तो पूरे इंडिया उसके बारे में बताया गया, ठीक है, पूरे इंडिया की वेजिटेशन के बारे में आपको बताया गया है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो वो क्या है, वो अपने आप एक सिस्टमेटिक जो है वो आपका जो है अध्ययन होता है। तो ये जब इस तरह से जब चीजों को अध्ययन किया जा रहा था तब क्या हुआ कि इन सभी चीजों के अंदर जो है वो अधिकतर जो बातें जो मैं कह रहा था कि फिजिकल डायमेंशन की बातें आई थी, तो फिजिकल डायमेंशन को ही उन्होंने जो है इसमें जो है रखने की और समझाने की कोशिश की थी उस टाइम। जब उन्होंने इस तरह की चीजों को समझने और समझाने की कोशिश की तो उस समझने समझाने की कोशिश के अंदर एक चीज जो हमें देखने लायक है या हमें समझने लायक है, वो ये समझने लायक है कि जब हमने, इसका मतलब ये कि उस टाइम पे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि क्षेत्रीय संगठन हमारा जो है, उस क्षेत्रीय संगठन के अंदर हमने चीजों को देखने की कोशिश की। क्षेत्रीय संगठन में हमने क्या किया, हमने जो है वही चीजें जो स्पेस की भी कुछ जो जोग्राफिकल नॉलेज के लिए हमारी आवश्यकता थी कि हमारे पास मूवमेंट क्या है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा इंटरेक्शन क्या है, हमारा जो है सेंट्रल लोकेशन हमारी क्या है, उनमें हायरार्की क्या है, ठीक है, उसमें डिस्टेंस क्या है, इन सब चीजों को जब हमने देखा तो उसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमने इस चीजों को देखने की कोशिश की। और जब हमने इन चीजों को किस रूप में देखने की कोशिश की तब हमारे सामने चीजें आई कि क्यों ना हम सारी चीजों को क्यों हम रीजनल के रूप में जो है उन चीजों को देखने की, मगर समय के साथ चीजों का बदलाव होता है, चीजों में चेंज आता है। तो जब फिजिकल डायमेंशन का एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या इसमें फिजिकल डायमेंशन तक लिमिटेड है, तो कहा कि नो, फिजिकल डायमेंशन तक ही स्पेस की लिमिटेशन नहीं है, तो फिर है क्या। तो फिर उन्होंने कुछ लोगों ने जो है उस टाइम पे, यानी अगस्त क्रांति साहब का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रत्यक्ष बात की, तो सबसे पहले उन्होंने ही इसकी बात की, हमने उसको बाद में ज्योग्राफी में उठा के जो है इस्तेमाल किया था हमारे। तो उन्होंने जब बात की तो अब यहाँ पे हमारे सामने एक चीज आई कि ओके ठीक है साहब, आपको हमने ये मान लिया कि आप फिजिकल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद
जो है मतलब ये होता है कि वो चीजें जो आप अनुभव कर सके, ठीक है, प्रत्यक्ष हो जो आप हो, मतलब कि जो चीजों को आप अवलोकन कर सके, ठीक है। तो अवलोकन कर सकने वाली चीजों को ही आप जो है मानते थे, बाकी चीजों को आप मान ही नहीं रहे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि जिसको आप अनुभव कर सके वो चीजें आप मान ना सके, उन चीजों को आप नहीं मान, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब हम वो एक, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है साहब, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से आप देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम स्पेस के ऊपर होने वाली घटनाओं को जो है अनुभव आधारित विधियों से हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मगर वो वैज्ञानिक विधि भी होगी अपने आप। वैज्ञानिक विधि क्या होगी कि हम अनुभव करेंगे और उस अनुभव को हम कई स्थानों पर अनुभव करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अनुभव उन सेम परिस्थितियों में अगर दूसरे स्थानों पर भी वो सेम अनुभव होता है, जिसको हम प्रेक्षण कह सकते हैं या हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं अपने आप, अगर हम वो करेंगे, अगर वैसा ही अनुभव हमें वहाँ पे भी मिलता है, तो इसका मतलब ये बात सत्य है, ठीक है। ये सब सही, ये वैज्ञानिक विधि हमने जो है उसके अंदर काम में ली और उसका फिर अनुभविक सत्यापन भी किया। जब ये सब चीजें हमारे सामने आई तो हमने कहा कि ये सब को जो हम अध्ययन करते हैं यही पॉजिटिव चीजें हमारे सामने आई, ठीक है। मगर हमने इसके अंदर नीतिपरक चीजों को और जो है यानी उन जो इसमें नहीं लेंगे, हम जो अनुभव कर सकते हैं उन्हीं चीजों को जो है हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। जब ये बात आई, जब फिजिकल डायमेंशन के साथ में जब ये चीजें आई कि अनुभव कर सकते हैं उन चीजों को, तब फिर कुछ लोगों ने जो है उस चीज में विरोध करना शुरू किया कि नहीं 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 साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव पे आधारित तथ्यों के लिए कर रहे हैं और उसके आधार से ही इस भौगोलिक ज्ञान, उसी के आधार से ही इस स्पेस को जो है उसकी डायमेंशन को तय करने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। तो फिर कहा कि अच्छा तो ठीक नहीं है तो ऐसा क्या है जिसके कारण ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने ठीक है, नो डाउट आपने जो लिया है वो कारण का सिद्धांत लिया कि कोई भी एक्टिविटी होती है उसके पीछे कोई घटना के पीछे कोई कारण होता है और कारण को आपने अनुभव किया और उसके आधार पर आपने मान लिया, ठीक। फिर आपने कहा कि जो है वो यथार्थ है अपने आप में, क्योंकि जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही थी वो यथार्थ है। आदर्श अलग होते हैं, वो कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं, तो वो यथार्थ के बारे में उन्होंने कहा वो भी ठीक। उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें हम मानते हैं, हम हर चीज मानते हैं, मगर मगर ये है कि क्या जो मानव है वो मानव को सिर्फ अनुभव करने वाली चीजें ही सही है या इसके अलावा भी कुछ और है। तो उन्होंने कहा चीजें मानवीय चेतना जिसको हम कहते हैं या मानवीय कुछ ऐसी क्रिया होती है, सृजनात्मकता होती है, वो मानव के अंदर कुछ बुद्धि का भाग, ठीक है। यानी इसमें कुछ मानवीय मूल्य भी होती है, कुछ सूचनाएं भी होती है जिनका भौगोलिक अध्ययन में बड़ा महत्व रहता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो बात करते हैं जिनको आपके पॉजिटिविज्म में गाइडलाइन कर दिया गया था, उन्हीं को ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के नाम से उसका मेन पार्ट बनाया है, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में जो उन पार्ट को यानी मानवीय मूल्यों को या आदर्शों को जो है सेंट्रल पार्ट बनाया गया और जब उन चीजों को जब अध्ययन किया गया तब जो है अपने आप में ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के रूप में हमने उस स्पेस को डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। जब हमने उस स्पेस को डिफाइन करने की कोशिश की तब हमारे सामने वो चीजें निकल के आई। पहला क्या आया, पहला ये आया कि जो मानसिक गतिविधियां, जितनी भी जो मानसिक गतिविधियां करते हैं पर्टिकुलरली, वो हमारी जो प्रक्रियाएं और जो जो मानसिक गतिविधियां हैं वो भौतिक वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं या तो यूँ कह सकते हैं कि जो कुछ प्रक्रियाएं हैं हमारे सामने, उन प्रक्रियाओं की बदौलत ही वो जो है हमारी मानसिक गतिविधियां दिखाई, ठीक है। इसका मतलब अब हमने यहाँ पे जो है स्पेस को जो है वो वहाँ से जो है लिंक करने की यहाँ पे कोशिश की, ठीक है। दूसरी बात ये है कि विश्व की यानी केवल जो है प्रत्यक्ष चीजों को तो आपने अनुभववादियों ने कह दिया, मगर जो प्रत्यक्ष ही नहीं है क्या वो चीजों का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं था, केवल प्रत्यक्ष रूप से ही जो है बहुत से विचारों को, बहुत सी बातों को जाना था। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इटर्नल फॉर्म है जो स्पेस का, उसको जानने और पहचानने के लिए जो हम जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर्स ने जो बात की थी वो चीज अब हमारे सामने है कि यस नो डाउट ये चीजें अब हमारे सामने हैं। इनको जो है नहीं है तो भी हम इनको अपने आंतरिक ज्ञान से जो है इन चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके लॉजिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जब हमें जो बताई वो हमारे ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर्स ने जो है वो इस चीज को स्पेशली इसके लिए हमारे सामने रखी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें जब निकल के आती हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो 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 प्रोसेस है, जो समझने का जो प्रोसेस है
वो समय के साथ बदला है। और स्पेशली ये समय का कब बदला, जब आपके साथ में जो प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति जब आई, तो उसके विरोध में ही आपकी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ने काम किया था और उसी ने ही इन चीजों को इस ढंग से जो है रखने की कोशिश की। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि अब जो वो विहंगम दृश्य हम देख सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो हमारी मानसिक गतिविधियों के आधार से हम उन चीजों को रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वो स्पेस। अब इसी स्पेस को जो है आने वाले टाइम में, यानी पिछले कुछ दशकों के अंदर जो है इसी स्पेस को एक नए फॉर्म में जो है हमारे सामने रखा गया। वो रखा गया जो आज जैसे इरफान सर भी कह रहे थे कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अपने आप में ही एक नया नॉलेज, यानी हमारी जो कार्टोग्राफिक टेक्निक्स थी, उस कार्टोग्राफिक टेक्निक्स के लिए हमारे एक नए सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे पास चीजें आई। अब जो 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 स्पेस को हमारा देखने का जो नजरिया था या हमारा उस स्पेस को समझने का नजरिया था, वो हमारा अलग हो गया। अब हमने जो चीजों को जो है देखने के लिए अब हम जो है उनको देख रहे थे एक मुखरी सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी की जो इमेज है, वो इमेज ठीक है, नो डाउट आज पृथ्वी के लिए आ रही है, मगर ऐसी बहुत सारी जो है इमेजेस या बहुत सारी ऐसी जो कॉस्मिक साउंड्स होती हैं, उन साउंड्स को जो या फिर उन वेव्स को जो है हम कैच करते हैं और उन्हीं की कोडिंग करके हम जो है पूरी यूनिवर्स के जो है नेट को या उस स्पेस को जो है उसकी डायमेंशन को कहीं ना कहीं डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो हम जीआईएस में जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें राष्ट्र और वेक्टर डाटा के रूप में जो है उस स्पेस को कहीं ना कहीं अलग ढंग से जो है वो डिनोट करने की हम कोशिश करें। ठीक है, तो अब जो वो जो राष्ट्र एंड वेक्टर वाली जो जो चीजें आती हैं, तो अब यही चीजें हमारे सामने एक नए फॉर्म में स्पेस को सोचने और समझने के लिए पाते हैं। ठीक है, अब यही चीजें जब आने वाले टाइम में और बदलेंगी, तब अब हमारा ज्योग्राफी का जो स्पेस होगा, जो उसका डायमेंशन होगा, वो जो जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि अब हमारा जो पहले था कि हमारे स्पेस से ज्यादा यथार्थ हमें जो है टाइम में लगता था और टाइम से भी ज्यादा हमें रियलिस्टिक था, वो हमारी लोकेशन लगती थी। मगर जब मैंने कहा कि अब जो समय आएगा उस समय में ऐसा नहीं होगा। अब जो समय आएगा उसके अंदर आपकी लोकेशन से ज्यादा यथार्थ समय होगा और उस समय से भी ज्यादा यथार्थ है वो स्पेस। क्यों? क्योंकि वो स्पेस का जो 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 विहंगम फॉर्म है, जो जो लार्जर स्केल है, वो लार्जर स्केल शायद हम इस वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू, क्योंकि इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हमारी जो 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 कॉग्निटिव पावर्स हैं वो काफी बढ़ जाती है और उनको बढ़ जाने के बाद जो है हमारा एक्सपेंशन है वो एक लोकेशन से हटके हम उस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि शायद बच्चों ने एक फिल्म देखी होगी लूसी। लूसी एक फिल्म थी और उसके अंदर एक मतलब कि सुपर कंप्यूटर, एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक सुपर कंप्यूटर जो है वो कन्वर्ट होता है। उसमें धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है उस ब्रेन की एक लिमिटेशन पड़ती है, यानी उसका लास्ट में ये होता है कि उसका ब्रेन 100% जो है वो वर्किंग कंडीशन में आता है उस फिल्म में। और जब 100% जब वो वर्किंग कंडीशन में आता है, तब वो जो है वो अपने आप में ही उसके जो जो बॉडी के सारे पार्टिकल्स होते हैं वो बिखर जाते हैं और बिखर के वो इसी जो यूनिवर्स है उसका पार्ट बन जाती है, जिसको हम जो है जैसा कि कुछ लोगों ने या बात सुनी होगी, लोकल लैंग्वेज में या लोकल तरीके से भी कुछ बातें कह देते हैं कि जैसे कि आज भी जो है कुछ आवाजें हैं जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान है कि एक बार जो बात कही गई है वो यहाँ से बाहर नहीं जाती है, वो एनर्जी के रूप में, एनर्जी का एक नए फॉर्म में जो है वो संचालित होती रहती है। तो ये जो बात है ये लूसी फिल्म में इसी तरह के एक कंसेप्ट को दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो है वो अपने आप में एक बॉडी जब उसका 100% मेच्योरिटी आ जाती है, तो वो किस तरह से इसी का ही जो है वो पार्ट निकलता है। और जिस टाइम पे हमारा मेंटल मैप जो है वो इतने लार्ज स्केल पे चला जाएगा, तब शायद हम उस स्पेस को जो है और भी बेहतर ढंग से जो है वो समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो मैं जो है अब अगर आज्ञा हो तो देवी सर से पूछना चाहूँगा कि क्या मुझे और भी कुछ बोलने का मौका था या फिर मैं अपने शब्दों को जो है यहाँ पे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं